हेलो गाइस, स्वागत है आप सबों का एक बार फिर से हमारे चैनल नॉवल शिक्षा में। दोस्तों, बिहार स्पेशल के अंतर्गत जो हिस्ट्री की सीरीज चल रही है, इसमें हम लोग प्राचीन बिहार के इतिहास के संदर्भ में देख रहे हैं। आज का ये पूरा सेशन मौर्य काल के अंतर्गत सम्राट अशोक के पीरियड से संबंधित है। सम्राट अशोक के काल में जो भी प्रमुख घटनाएं घटी हैं, उन सभी पर हम लोग ध्यान देंगे, विशेष रूप से बिहार के संदर्भ में, क्योंकि हम लोग बिहार के अंतर्गत इस इतिहास को देख रहे हैं। ध्यान दें, जब एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री की बात होगी, प्राचीन भारतीय इतिहास की बात होगी, तो इसमें विस्तृत रूप से हम जाएंगे, क्योंकि यहां पर ना सिर्फ बिहार बल्कि संपूर्ण भारतीय इतिहास में मौर्य काल एक बहुत ही महत्वपूर्ण पीरियड है। इसलिए इस चैप्टर के बारे में विस्तार से जानकारी आपके लिए होनी बहुत ही आवश्यक है। यह सिर्फ बिहार के इतिहास के बारे में नहीं, बल्कि भारतीय इतिहास का भी एक महत्वपूर्ण अध्याय है। आज के पूरे सेशन में हम लोग विशेष रूप से बिहार पर ही फोकस करेंगे, बट जो विस्तृत बातें हैं वो जब इंडियन हिस्ट्री से संबंधित हमारी वीडियोस आएंगे तो उसमें मैं डिटेल्स में सारी बातों को रखूंगा। दोस्तों, आपको बेहद सामान्य और सरल शब्दों में जो इतिहास की बातें वो मैं आपसे शेयर करता हूं, और उनसे संबंधित जो फैक्ट्स आते हैं उस पर आप निगाह डालते हैं। ओके गाइस, तो मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल नॉवल शिक्षा। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सम्राट अशोक ना सिर्फ मौर्य वंश अथवा भारतीय इतिहास के महानतम शासकों में से एक हैं, वरन विश्व इतिहास में भी ये महानतम शासकों में गिने जाते हैं। वजह साफ है, वो एक साम्राज्यवादी युग था और ऐसे युग में युद्ध नीति का त्याग करना इसकी महानता थी। साथ ही साथ समस्त प्रजा को अपनी संतान समझना, और ऐसा करने वाले वे विश्व के पहले शासक थे। तो इस दृष्टिकोण से अगर अशोक के पीरियड को देखें तो उनका जो कार्यकाल है बेहद महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले सम्राट अशोक के समय उनका जो साम्राज्य था वो किन इलाकों में फैले हुए थे, बोर्ड पर मैंने मैप बनाया है, आइए उस पर पहले हम लोग दृष्टि डालते हैं। वर्तमान में जो भारत का स्वरूप है वो यहां पर ये बनी हुई है। यहां पर पड़ोस में पाकिस्तान का ये क्षेत्र है और ये अफगानिस्तान के इलाके हैं, और इधर ईस्टर्न साइड में बांग्लादेश और नेपाल के इलाके हैं। ये तो आप क्लियर देख रहे हैं, ये काले स्केच से मैंने ड्रॉ किया है जो वर्तमान में ये कंट्रीज है। ये आज की राजनीतिक सीमा है। लेकिन उस वक्त जब मौर्य काल था और सम्राट अशोक जब पाटलिपुत्र यानी राजधानी से शासन कर रहे थे, तो मौर्यों का जो साम्राज्य फैला हुआ था, तो ध्यान दे बोर्ड पे, नॉर्थ वेस्ट में जो अफगानिस्तान के इलाके हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के पीरियड में मैंने ये बताया था कि सेल्यूकस ने 4 प्रांत उपहार स्वरूप चंद्रगुप्त मौर्य को प्रदान किए थे। एरिया, आर्कोसिया, जेड्रोसिया और पेरिपेमिस्टाई, अर्थात हेरात, कंदहार, बलूचिस्तान और काबुल। तो ये जो सेक्शन थे वो चंद्रगुप्त मौर्य के समय मौर्य साम्राज्य में शामिल हो चुके थे। अशोक के पीरियड में आते आते सिर्फ कलिंग ही वो इलाका था जो उनके साम्राज्य से बाहर का इलाका था, लेकिन अशोक ने उस पर भी कब्जा जमाया, और उसके पश्चात जो अशोक के साम्राज्य की चौहद्दी थी, जो सीमाएं थी, उसे आप देखें। नॉर्थ वेस्ट में अफगानिस्तान से लेकर दक्षिण में कर्नाटक तक, पश्चिम में बलूचिस्तान से लेकर पूर्व में आज का जो बांग्लादेश का इलाका है और असम की जो सीमा है वहां तक ये फैले हुए थे। तो एक विस्तृत भूभाग था, और कह सकते हैं कि यह पहला ऐसा साम्राज्य था जो इतने बड़े भूक्षेत्र पर फैले हुए थे, और इसका श्रेय निसंदेह मौर्यों को जाता है। और अशोक के समय इस साम्राज्य की सीमाएं चतुर्दिक व्यापक रूप से फैल चुकी थी। तो अशोक के संदर्भ में जो प्रमुख तथ्य हैं, आइए पहले उन पर हम लोग ध्यान देते हैं। बिंदुसार की मौत हुई तो वो गद्दी पर बैठे, लेकिन जब भी कोई शासक गद्दी पर विराजमान होता है तो उनका राज्याभिषेक भी होता है। लेकिन अशोक के संदर्भ में जो हमें स्रोतों से जानकारी मिलती है कि जिस साल वो गद्दी पर आसीन हुए, उनका राज्याभिषेक नहीं किया गया। उनका राज्याभिषेक होता है 4 साल बाद, यानी 269 ईस्वी पूर्व में 269 बीसी में उनका राज्याभिषेक होता है। इसका मतलब साफ है कि ये जो 4 साल की अवधि है, ये जो गैप दिखाई दे रही है, निश्चित रूप से सत्ता संघर्ष हुए होंगे। राजगद्दी के लिए भाइयों के बीच संघर्ष हुआ होगा, और यही वजह है कि सिंहली ग्रंथ जो श्रीलंका में लिखे गए, खासकर दीपवंश, महावंश, उसमें यह वर्णित है कि अशोक ने अपने 99 भाइयों को मारकर गद्दी प्राप्त की थी या राज सिंहासन पर बैठा था। तो निसंदेह ये जो वर्णन सिंहली ग्रंथों में हमें मिलती है वो इस ओर इशारा अवश्य करते हैं कि सत्ता के लिए संघर्ष हुआ था, उत्तराधिकार का युद्ध हुआ था, और उसमें अशोक सफल रहा, और इसके पश्चात ही उसने विधिवत अपना राज्याभिषेक करवाया। कब? 269 बीसी, 269 ईस्वी पूर्व में। तो याद रखिएगा कि गद्दी पर वो बैठ तो जाते हैं 273 ईस्वी पूर्व में, जब उनके पिता बिंदुसार की मौत होती है, लेकिन उनका विधिवत राज्याभिषेक कब होता है? तो वो 269 ईस्वी पूर्व में। अब जो स्रोत है तो मुख्य रूप से बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान में और सिंहली ग्रंथ। तो देखिए, सिंहली ग्रंथ जब हम लोग कहते हैं तो यह सिंहली से मतलब
सिंघल द्वीप, यानी आज का जो श्रीलंका है वो उसमें सिंघल द्वीप के नाम से भी जाने जाते थे। तो आज भी श्रीलंका की एक बड़ी आबादी सिंघली समुदाय की है। तो सिंघल जैसे ये वर्ड इस्तेमाल की जाए तो आप समझ लें ये श्रीलंका के बारे में बात कही जा रही है। तो श्रीलंका में दो महत्वपूर्ण बौद्ध ग्रंथ रचे गए थे पाली भाषा में, दीपवंश, महावंश। याद रखिएगा ये पाली भाषा में लिखे गए, लेकिन इन दोनों ग्रंथों की रचना श्रीलंका में हुई है। इन ग्रंथों जो सिंहली ग्रंथ हैं और दिव्यावदान जो बौद्ध ग्रंथ हैं, इनसे हमें अशोक के प्रारंभिक जीवन के विषय में जानकारी मिलती है। दिव्यावदान जो कि बौद्ध धर्म ग्रंथ है, इस ग्रंथ में अशोक की मां का नाम शुभद्रांगी मिलती है। तो शुभद्रांगी ये चंपा के एक ब्राह्मण की पुत्री थी, अर्थात बिंदुसार ने जिस कन्या के साथ विवाह किया वो अंग महाजनपद की जो राजधानी थी चंपा, वहां के एक ब्राह्मण थे, उनकी पुत्री से उन्होंने की, उन्हीं से अशोक का जन्म हुआ है। दोस्तों अशोक के जो अभिलेख मिले हैं तो उनमें अलग अलग नामों से उनका संबोधन किया गया है। उनका सबसे फेमस देवानाम प्रिय, देवानाम प्रिय, देवानाम प्रिय दशी अथवा राजा, ये शब्द मिलते हैं अशोक के बारे में। देवानाम प्रिय अर्थात देवताओं के प्रिय, ये अशोक के संदर्भ में ये बातें कही गई हैं। तो इस तरह के जो भी नाम आए तो वो सम्राट अशोक के लिए वर्णित की गई है। दोस्तों मास्की एक माइनर रॉक एडिक्ट से यहीं पर अशोक का सबसे पहले अशोक नाम मिलता है। इसके अलावा एक अन्य गुर्जरा जो दातिया जिला मध्य प्रदेश में मौजूद है। तो दो स्थल याद रखें, एक मास्की जो रायचूर जिला कर्नाटक में है और दूसरा गुर्जरा जो दातिया जिला मध्य प्रदेश में है। इन दोनों स्थलों से जो शिलालेख मिले हैं लघु शिलालेख है और इन दोनों ही शिलालेखों में अशोक का नाम अशोक मिलता है। इसके अलावा पुराणों की बात करूं तो पुराणों में अशोक का नाम अशोक वर्धन मिलता है। देखिए अलग अलग नाम है, स्रोत अलग अलग है। दोस्तों मास्की अभिलेख में, मास्की जो कर्नाटक से हमें मिले हैं, उस अभिलेख में अशोक ने स्वयं को बुद्ध साक्य कहा है। यह भी उनका एक नाम परिलक्षित होता है। इसके अलावा पानगोरदिया अभिलेख जो मध्य प्रदेश के सीहोर जिले से प्राप्त हुए हैं, वहां से जो अभिलेख मिले हैं उसमें अशोक का नाम महाराजा कुमार मिलता है। तो ये अशोक के अलग अलग नाम हैं जो अलग अलग स्रोतों में हमें मिलते हैं। इतिहास में हमें जो जानकारी मिलती है इसके अनुसार अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में अर्थात 261 बीसी में 261 ईस्वी पूर्व में सबसे पहले उसने कलिंग पर आक्रमण किया, क्योंकि अशोक के समय तक कलिंग मौर्य साम्राज्य का पार्ट नहीं था। तो 261 ईस्वी पूर्व में याद रखिएगा कि अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया। उस समय कलिंग की राजधानी तोशली थी, ठीक है ना। तोसली जो मैंने बोर्ड पर बनाया है वो कलिंग की राजधानी इस समय तोसली थी। ये इलाके यहां पर हैं जो ओडिशा का इलाका है, ये मौर्य साम्राज्य से बाहर थे अशोक जब गद्दी पर आसीन हुआ उस वक्त। दोस्तों अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष जब कलिंग पर आक्रमण किया तो कलिंग का वह युद्ध बेहद भीषण युद्ध था, जिससे अशोक का हृदय द्रवित हो गया और उसने अब प्रण किया कि अब और नहीं, अब और वो रक्त बहाना नहीं चाहता है। तो इसी समय उसने भेरी घोष यानी रणभेरी जो बस्ती थी युद्ध के पहले, उसका त्याग किया और धम्म घोष को अपना लिया, यानी धर्म की घोषणा की कि अब से युद्ध और नहीं। तो ये जो घोषणा होती है वो कलिंग युद्ध के पश्चात अशोक ने किया था। इस विषय में अर्थात कलिंग युद्ध के विषय में हमें जानकारी अशोक के 13वें शिलालेख से मिलती है। इसी समय जो हमें विवरण मिलते हैं, ध्यान रखिएगा कि हुएनसांग हमें कहता है कि उपगुप्त नामक एक अहर्त ने यानी एक बौद्ध भिक्षु ने उन्हें बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। किसने? उपगुप्त ने। ये स्रोत कौन से हैं? तो हुएनसांग ये कह रहा है। दोस्तों बौद्ध धर्म ग्रहण करने के पश्चात उनका जो व्यक्तित्व था वो पूरी तरह बदल चुका था। अब वो यही वो समय है जब उसने अपने धम्म की चर्चा की है। धम्म क्या था? एक प्रश्न अक्सर ये पूछे जाते हैं कि अशोक का धम्म अर्थात धर्म क्या था। अब उनका ये दो धम्म है, ये कोई धार्मिक विषय की बात नहीं थी, इसमें कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं थे, कोई देवी देवता नहीं था। अशोक का जो धम्म है वस्तुतः एक नैतिक आचरण से संबंधित है जो अब उन्होंने प्रचारित करना आरंभ किया। और यही वो समय है, आप ध्यान रखें, यानी कलिंग युद्ध के पश्चात वो बौद्ध धर्म के प्रति पूरी तरह आसक्त हो जाते हैं। और यही वो समय जब उसने अपने धम्म की चर्चा करनी शुरू की थी, कि जैसे उसने
धम्म नीति यानी धर्म की नीति अपनाई तो पहली धर्म यात्रा उन्होंने आरंभ की, यानी अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष में, ध्यान रखिएगा 10वें वर्ष में सबसे पहले उसने बोध गया की यात्रा की, वो स्थल जहां महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो सर्वप्रथम अशोक का कदम पड़ा उस पवित्र स्थल पर जहां महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, अर्थात वे बोध गया पहुंचे थे। फिर अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष में उस स्थल पर अशोक गया जहां पर महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था, अर्थात वे लुम्बिनी पहुंचे। लुम्बिनी वर्तमान में नेपाल के अंतर्गत मौजूद है। तो लुम्बिनी जब वो पहुंचे तो इसी अवसर पर ध्यान रखिएगा अशोक ने एक महत्वपूर्ण घोषणा की, क्योंकि वह महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान था, इसलिए वहां पर उसने भूमि कर की राशि को 1/6 से घटाकर 1/8 कर दी। ध्यान रखिएगा ये जो बातें हैं, नेपाल में लुम्बिनी के पास ही एक रुम्मिनदेई जगह है जहां से एक स्तंभ लेख हमें मिले हैं। इस बात की चर्चा उस रुम्मिनदेई स्तंभ लेख में की गई है। इसलिए ध्यान रखिएगा, इसलिए रुम्मिनदेई अभिलेख जो अशोक के द्वारा ही जारी किए गए थे, इसे आर्थिक अभिलेख भी कहा जाता है, ये इकोनॉमिक इंस्क्रिप्शन भी कहलाते हैं। 2 स्तंभलेख हमें नेपाल से मिले, एक रुम्मिनदेई और दूसरा निगलिया। तो निगलिया में इस तरह की कोई आर्थिक चीजों का वर्णन नहीं है, लेकिन वो नेपाल की तराई के इलाके, आप मैप में देखें अशोक का जो भूक्षेत्र है वो नेपाल के अंतर्गत भी मौजूद है। तो नेपाल की जो सीमा भारत से वर्तमान में मिलती है, वहीं निकट ही लुम्बिनी वो स्थल है जहां महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। तो वहीं पर निगलिया और रुम्मिनदेई दोनों पास पास हैं। तो तिब्बती जनश्रुति में कहा गया है, वर्णित है कि ललित पत्तन नामक एक नए नगर की स्थापना अशोक ने नेपाल में की थी। तो एक नए नगर ललित पत्तन कहां पर? नेपाल में अशोक ने बसाया था। यह कहां से हमें जानकारी मिलती है? तिब्बती जनश्रुति से। इसके अलावा 2 स्रोत ध्यान रखिएगा, एक हुएनसांग है जो हर्षवर्धन के काल में भारत आते हैं, और उसके पश्चात कल्हण जो कश्मीर के रहने वाले हैं, उनकी बेहद प्रसिद्ध पुस्तक राजतरंगिनी जो संस्कृत में लिखी गई है, उस राजतरंगिनी में स्पष्ट वर्णित है कि अशोक ने वितीस्ता अर्थात झेलम नदी के तट पर कश्मीर में श्रीनगर नामक नगर की स्थापना की थी। वही श्रीनगर आज जम्मू कश्मीर की राजधानी है। दोस्तों, भारतीय इतिहास के पहले शासक अशोक है जिसने अपने राज्याधीशों को, अपने संदेशों को शिलालेखों पर उत्कीर्ण करवाए थे और साम्राज्य के अलग अलग हिस्सों में इसे स्थापित करवाया था। तो अशोक के जितने भी शिलालेख है, अभिलेख है, वो मुख्यतः 3 प्रकार के हमें मिले हैं। कौन कौन से? वो शिलालेख जिसे हम रॉक इंस्क्रिप्शन भी कहते हैं, रॉक एडिक्ट्स भी इसे हम कह सकते हैं। दूसरा स्तंभ लेख जो पिलर एडिक्ट्स है, और थर्ड है गुहा लेख यानी केव इंस्क्रिप्शंस है। 3 प्रकार के अभिलेख अशोक के द्वारा जारी किए गए। तो शिलालेखों में आप अच्छी तरह ये समझ लें कि 2 प्रकार के शिलालेख हमें मिले हैं जो रॉक इंस्क्रिप्शन है। एक बृहद शिलालेख जो बड़े आकार के हैं और उसमें 14 बातें लिखी गई हैं, और इस कारण आपने पढ़ा होगा शिलालेख संख्या 1, शिलालेख संख्या 2 में क्या लिखी है, 3 में क्या लिखी है, 4 में क्या लिखी है। टोटल 14 बातें क्रम से लिखी गई हैं जो मेजर रॉक एडिक्ट्स हैं, जो बड़े यानी बृहद शिलालेख है। तो उन्हीं 14 शिलालेखों में जो बातें लिखी गई हैं, जिसके अनुसार हम लोग कहते हैं कि द्वितीय शिलालेख में ये लिखी है, तृतीय में ये, जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले कहा था कि 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध से संबंधित बातों का उल्लेख है। तो उसी बृहद शिलालेख के अंतर्गत जो 14 बातें लिखी गई है क्रम से, उसी में 13वें भाग में 13वें लाइन में ये चीजें यानी कलिंग के बारे में लिखी गई है। तो यहां ये ध्यान रखिएगा कि बृहद शिलालेख और लघु शिलालेख, मेजर रॉक एडिक्ट्स एंड माइनर रॉक एडिक्ट्स 2 प्रकार के हैं। इसके अलावा पिलर एडिक्ट्स जो स्तंभ लेख है, यानी स्तंभ के निकट भी लेखों को उन्होंने लिखवाया था, तो वो पिलर एडिक्ट्स कहलाते हैं, स्तंभ लेख कहलाते हैं। तीसरा गुहा लेख जो है वो गुफाओं के अंदर दीवारों पर लेख हमें मिले हैं। मुख्यतः 3 प्रकार के अभिलेख अशोक ने जारी करवाए थे। प्रश्न यह है कि सबसे पहले अशोक के शिलालेखों को किसने खोजा था? तो वो है एक ब्रिटिश जिनका नाम है टिफिन थेलर। यही वो शख्स है जिन्होंने सबसे पहले अशोक के अभिलेखों की खोज की थी। इन अभिलेखों को सर्वप्रथम पढ़ने में किन्हें सफलता मिली थी? तो वो शख्स है जेम्स प्रिंसेप, जिन्होंने 1837 में सबसे पहले अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था। तो 2 तथ्य आप याद रखिएगा, सबसे पहले किसने खोजा था? तो टिफिन थेलर ने, और सबसे पहले अशोक के लेखों को किसने पढ़ा था? तो वो शख्स है जेम्स प्रिंसेप। ये 2 प्रश्न कई बार आ चुके हैं, इसलिए इस पर आप ध्यान रखिएगा। तो जितने भी अभिलेख शिलालेख अशोक ने जारी करवाए,
उसमें मुख्य रूप से 4 लिपियों का प्रयोग किया गया है, ब्राह्मी लिपि, खरोष्ठी लिपि, ग्रीक और अरामाइक। ध्यान रखिएगा, जिन 4 लिपियों की बात हमने अभी की, तो संपूर्ण भारत में जो वर्तमान हमारा चौहद्दी है, हमारे देश की जो सीमा रेखा है, इसके अंतर्गत जो भी अभिलेख अशोक के मिले हैं वे सभी ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं और उनकी भाषा प्राकृत है। तो 2 चीजों की याद रखिएगा, देश के अंदर यानी भारत के अंदर वर्तमान में जो भी शिलालेख अभिलेख मिले हैं उनकी भाषा प्राकृत है और लिपि ब्राह्मी है। जबकि पाकिस्तान के अंतर्गत जो अभिलेख हमें मिले हैं वे खरोष्ठी लिपि में लिखे गए हैं। खरोष्ठी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। इसके पश्चात ग्रीक और अरामाइक, ये 2 लिपियां जो थी वो एक्चुअली अफगानिस्तान के सेक्शन में जो लमगान और कंधार का इलाका है, इस सेक्शन में यहां से जो अभिलेख अशोक के मिले हैं उनमें ग्रीक और अरामाइक लिपियों का प्रयोग किया गया। निसंदेह अशोक ने उन्हीं लिपियों का प्रयोग उन क्षेत्रों में करवाया जहां के लोग उन लिपियों से वाकिफ थे। क्योंकि संपूर्ण भारत में जो भी अभिलेख मिले हैं वो ब्राह्मी लिपि में ही मिले हैं और उनकी भाषा प्राकृत है, तो माना गया कि अशोक के समय राष्ट्रीय भाषा प्राकृत और राष्ट्रलिपि ब्राह्मी रही होगी। इसके अलावा पाकिस्तान के क्षेत्र में खरोष्ठी और अफगानिस्तान के क्षेत्र में ग्रीक और अरामाइक। तो ध्यान रखिएगा, 4 प्रकार की लिपियां, ब्राह्मी, खरोष्ठी, ग्रीक और अरामाइक, इन 4 लिपियों का प्रयोग अशोक के शिलालेखों में हुआ है। दोस्तों, यहां पर हम लोग प्राचीन भारतीय इतिहास जो एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री है वो अध्ययन नहीं कर रहे। यहां पर हम लोग बिहार के इतिहास के अंतर्गत मौर्यों का पीरियड देख रहे हैं। तो बिहार में इस शासनकाल के दौरान यानी मौर्यों के शासनकाल के दौरान जो कुछ भी प्रमुख चीजें हमें मिलती हैं उस पर यहां हमें फोकस करना है। तो बिहार के अंतर्गत जो शिलालेख मिले हैं, तो यहां रखिए एक बहुत ही लघु शिलालेख, ये स्मॉल या माइनर रॉक एडिक्ट्स हैं, वो सासाराम में हमें मिले हैं, ये रोहतास जिले में मौजूद है। इसके अलावा 3 स्तंभलेख जो चंपारण, 2 पश्चिम चंपारण में, 1 पूर्वी चंपारण में। देखिए, लौरिया अरेराज ये पूर्वी चंपारण, मालूम है ना कि चंपारण 2 जिले, पूर्वी और पश्चिमी। तो पूर्वी चंपारण का जिला मुख्यालय मोतिहारी है और उसी पूर्वी चंपारण के अंतर्गत लौरिया अरेराज है। ठीक है, 2 अन्य स्तंभलेख, कौन सा? लौरिया नंदनगढ़ और रामपुरवा, ये दोनों पश्चिमी चंपारण जिले में मौजूद है, जिसका जिला मुख्यालय वर्तमान में बेतिया है। तो यह ध्यान रखिएगा, 3 मुख्य रूप से स्तंभलेख जो हमें बिहार में मिले हैं। इसके अलावा वैशाली से भी एक स्तंभ हमें मिला है। ध्यान रखिएगा, स्तंभ, लेख वहां नहीं है, वो लेख विहीन स्तंभ है जो वैशाली से मिली है। और इसके अलावा रामपुरवा में भी कोई स्पष्ट लेख हमें नहीं मिलते हैं। तो ये जो थे सारे स्तंभ हैं दोस्तों, अशोक ने आजीवक संप्रदाय के भिक्षुओं के निवास के लिए गया के निकट जो बराबर की पहाड़ियां हैं वहां पर गुफाओं का निर्माण करवाया था। तो वहां पर 4 गुफाओं का निर्माण मौर्य काल में हुए थे। दोस्तों, उस समय बराबर पहाड़ी का नाम खल्लाटिक था। ये बोर्ड पर मैंने यहां पे लिखा है खल्लाटिक, याद रखिएगा, बराबर पहाड़ियों का ही तत्कालीन नाम है। दोस्तों, बराबर की पहाड़ियों में हमें 4 गुफाएं मिली हैं जो मौर्य कालीन हैं। इनमें से प्रथम 3 का निर्माण अशोक के काल में हुआ है और चौथे का निर्माण उनके पौत्र दशरथ के काल में हुआ है। कर्ण चौपर, सुदामा और विश्व झोपड़ी, ये याद रखेंगे, कर्ण चौपर, सुदामा और विश्व झोपड़ी, ये गुफाएं हैं जिनमें हमें अभिलेख मिलते हैं। अशोक के समय की एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन्हीं के रीजन में, इन्हीं के कार्यकाल के दौरान तीसरी बौद्ध संगीति, तीसरा बौद्ध सम्मेलन का आयोजन पाटलिपुत्र में 251 ईस्वी पूर्व में किया गया था। 251 बीसी में तीसरी बौद्ध संगीति, इस बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की थी मोग्गलीपुत्र तिस्य ने, याद रखिएगा इसे। और इसी बौद्ध संगीति में त्रिपिटक के अंतर्गत जो तीसरा ग्रंथ है त्रिपिटक में, अभिधम्म पिटक, इसकी रचना पाटलिपुत्र में ही इसी समय की जाती है। तो जैसा कि मालूम है, त्रिपिटक, 3 पिटक यानी 3 टोकरियां एक्चुअली बौद्ध धर्म के 3 महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। इनमें सुत्त और विनय पिटक की रचना प्रथम संगीति में ही हुई थी अजातशत्रु के काल में, और यहां पर तीसरी जो अभिधम्म पिटक है इसकी रचना होती है पाटलिपुत्र में तीसरी बौद्ध संगीति के दौरान। और इसी संगीति के पश्चात सम्राट अशोक ने विदेशों में बौद्ध धर्म के प्रचार और प्रसार के लिए अपने दूतों को भेजना आरंभ किया, और इसी क्रम में अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को, नाम याद रखिएगा, पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को उन्होंने श्रीलंका भेजा था। और श्रीलंका जाने के क्रम में वो ताम्रलिप्ति बंदरगाह से जहाज पर सवार हुए थे। ताम्रलिप्ति बंदरगाह
पूर्वी भारत का उस समय का सबसे बड़ा बंदरगाह था, जो गंगा नदी के मुहाने पर, आप यहां पर ध्यान रखिए, जहां पर आज सुंदरबन का डेल्टा मौजूद है, जो गंगा नदी का मुहाना है, वर्तमान में यह ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी की संयुक्त धारा है, जो गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टा भी कहलाती है। यहीं पर ताम्रलिप्ति बंदरगाह था और यहां तक कहा जाता है, जो बौद्ध साहित्यों से हमें जानकारी मिलती है, कि अशोक अपने पुत्र और पुत्री को विदाई देने के लिए ताम्रलिप्ति तक गया था। चूंकि उस समय जहाज तट के किनारे किनारे चला करते थे, तो श्रीलंका यहां तक जाने के लिए जहाजों से ही वे गमन किए थे। दोस्तों, जब तक अशोक एक शक्तिशाली शासक के रूप में केंद्र में मौजूद थे, यानी पाटलिपुत्र से शासन कर रहे थे, तो साम्राज्य एकजुट था। किंतु उनकी मृत्यु हो जाती है 232 ईस्वी पूर्व में। जैसे ही अशोक की मृत्यु होती है, साम्राज्य विघटन का शिकार हो जाता है। पूरा मौर्य साम्राज्य दो हिस्सों में बढ़ जाता है, पूर्वी अलग और पश्चिमी अलग, और इन दोनों क्षेत्रों में अलग अलग शासकों के उल्लेख हमें मिलते हैं। पूर्वी क्षेत्र का जो प्रशासन था वो उनके पौत्र, जी हां, पौत्र दशरथ के हाथों में आती है, जो पाटलिपुत्र से शासन करते हैं। जबकि पश्चिमी भाग के विषय में हमें जानकारी मिलती है कि संप्रति वहां का प्रशासक था, यानी कि साम्राज्य विभाजित हो चुके थे। जालौक कल्हन की राजतरंगिनी में लिखी हुई है कि जालौक कश्मीर का प्रशासक था अशोक के पश्चात, यानी खंड खंड अब ये साम्राज्य बट रहे थे। पुराणों में यह कहा गया है कि अशोक की मृत्यु के पश्चात कुणाल ने राजगद्दी संभाली, अर्थात वो राजा बना। तो इस प्रकार अलग अलग स्रोतों से हमें अलग अलग विवरण मिलते हैं, लेकिन इतना तय है कि अशोक की मौत के बाद 50 वर्षों के अंदर अंदर ही यह विशाल साम्राज्य बिखर गया था। और अंतिम शासक जो बृहद्रथ थे, अंतिम शासक के रूप में बृहद्रथ याद रखिएगा, और इन्हीं के मंत्री अथवा सेनापति जो पुष्यमित्र शुंग थे, जो ब्राह्मण थे, उस पुष्यमित्र शुंग ने एक उचित अवसर देखकर अपने ही बृहद्रथ की हत्या कर दी और राजगद्दी पर अधिकार कर लिया। और इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि 185 ईस्वी पूर्व में मौर्य वंश का अंत हो जाता है और एक नए राजवंश शुंग वंश की स्थापना हो जाती है पाटलिपुत्र में। दोस्तों, आज के इस पूरे एपिसोड में हमने सम्राट अशोक के संदर्भ में उन बातों की ही चर्चा की जो बिहार के संदर्भ में महत्वपूर्ण है। इंडियन हिस्ट्री का ये अगर वीडियो होता तो अभी अशोक के बारे में बहुत कुछ आपको बताई जानी थी, लेकिन मैं यहां पर संक्षिप्त रूप से इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये पूरी तरह बिहार के संदर्भ में ये आपको मुझे बताना है। तो अब हम लोग देखेंगे कि संपूर्ण मौर्य प्रशासन, मौर्यों के प्रशासन में जो चंद्रगुप्त मौर्य से लेकर इसके पश्चात बिंदुसार और फिर अशोक की काल में किस प्रकार का था, मौर्यों का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो काफी महत्वपूर्ण है। तो एक पूरा एपिसोड, एक पूरा वीडियो मैं इसके तत्काल बाद लेकर आपके सामने पेश होऊंगा। काइंडली आप पूरे वीडियो को ध्यान से देखेंगे। आज भी बहुत सारे फैक्ट्स आए हैं, तो इन फैक्ट्स को भी आप चिंतन मनन करें, स्वतः याद हो जाएगी। दोस्तों, मैं ये कहना चाहूंगा, अगर आपने गंभीर तैयारी करनी है तो हमारे चैनल पर जो भी वीडियो मौजूद है, जो बिहार स्पेशल के अंतर्गत जो भी पेश की जा रही है, या इसके पहले आप हमारे चैनल पर विजिट करें, वहां पर इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड भी वीडियो मौजूद है, उसका भी अवलोकन कर लें। वीडियोस को देखने के पश्चात आपकी जो अवधारणा है वो काफी सशक्त हो जाएगी। आपसे वो सारे क्वेश्चन जो इस क्षेत्र से पूछे जाएंगे एक भी मिस नहीं होंगे। तो काइंडली आप विजिट करें, समझे चीजों को और आत्मसात करते चलें। दोस्तों, अगर ये पूरा सेशन आपको पसंद आ रहा है तो आप लाइक अवश्य करें, दोस्तों के बीच शेयर करें। दोस्तों, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें। मिलता हूं नेक्स्ट सेशन में। देन बाय।